3 मील के करीब खट के अंदर सफर करने के बाद दूसरे किनारे एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अब्दुल्ला की हिम्मत जवाब दे रही थी और उसे थोड़े थोड़े फासले पर लेटाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो फूट रही थी, तो पूह फट रही थी। सुबह का सितारा नमूदार हो रहा था। अब्दुल्ला ने उम्मारा को ज़मीन पर लेटाते हुए कहा, अब हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। हम वादी में उतरते ही एक बस्ती में पहुंच जाएंगे। अगर वो लोग वहां से भाग नहीं गए तो हमें मदद मिल जाएगी। उसने कहा, तुम बहुत थक चुके हो, अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं बस्ती के लोगों को बुला लाऊं। अम्मी जान की हालत ठीक नहीं है, मुमकिन है बस्ती में कोई तबीब मिल जाए। अब्दुल्ला ने मगमूम लहजे में कहा, बेटी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी को अब तबीब की ज़रूरत नहीं है। मैंने उठाते ही महसूस कर लिया था कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो चुका है। तुम्हारी तरह ये भी तमाम रास्ता आपको फरेब देता रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए तैयार न थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी जान को इसरार था कि हम ज़िंदगी और मौत दोनों में एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो सत्ते के आलम में कुछ देर अपनी माँ को देखती रही, फिर उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू का एक सैलाब बह निकला। अब्दुल्ला ने उठकर कहा, मैं जाता हूँ, अब सुबह होने वाली है। हम अभी तक खतरे की जद से बाहर नहीं निकले, इसलिए आपको झाड़ियों की ओट से बाहर नहीं आना चाहिए। अब्दुल्ला वादी की तरफ चल दी है, लेकिन चंद कदम उठाने के बाद अचानक एक झाड़ी के पीछे बैठ गया। आतिका की निगाहें अपनी माँ के चेहरे पर मरकूज थी, लेकिन बाकी औरतों और बच्चों ने अब्दुल्ला को छुपते हुए देख लिया था। इनके दिल किसी गैर मुतवक्के खतरे के एहसास से धड़क रहे थे। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम किले से भाग कर आए हो तो तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी बातें सुन चुके हैं। उसके साथ ही दाएं बाएं झाड़ी के ओट से चंद आदमी निकलते दिखाई दिए। अब्दुल्ला जो पेट के बल रेंगता हुआ अपने साथियों की तरफ वापस आ रहा था, उठ खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने सवाल किया। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, डरो नहीं, मुसलमान हैं, इस बस्ते से आए हैं, तुम्हें मालूम है कि किले पर हमला हो चुका है। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, हमने धमाका सुनते ही खतरा महसूस किया था, फिर फसील पर रोशनी देखकर हमें यकीन हो गया था कि हमारा सरदार गाँव के रज़ाकारों के साथ जनूब की चौकी की तरफ रवाना हो चुका है और सुबह तक आसपास की दूसरी बस्तियों के रज़ाकार भी वहाँ पहुँच जाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा, वो किले के मुहाफिजों की कोई मदद नहीं कर सकते। एक सवाल ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि दुश्मन ने किला फतह कर लिया है? दुश्मन ने किला फतह नहीं किया, बल्कि एक गद्दार ने दरवाज़ा खोल दिया था। ये हमारी 7 साल की बीवी की लाश है, ये इनकी साहबजादी हैं। सवार घोड़े पर से उतर पड़ा। उसके सवालात के जवाब में अब्दुल्ला ने मुख्तसरन सुनाने के बाद कहा, अब हमें मैयत को गाँव तक ले जाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। रज़ाकार ने अपने एक साथी को हुक्म दिया कि तुम फौरन गाँव से चंद आदमी ले आओ। आतिका ने जल्दी से उठकर कहा, आपको यकीन है जुनूब की चौकी में इलाके के रज़ाकार जमा हो रहे हैं? हाँ, हमारे सरदार ने यही हुक्म दिया है। किले में धमाके का असर ये हुआ था कि कुर्ब जवार की हर बस्ती के लोगों ने नकारे बजाने शुरू कर दिए थे। उसने कहा, आप मुझे एक घोड़ा दे सकते हैं? इस जगह हमारे पास 4 घोड़े हैं। अगर खबर आसानी के लिए एक सवार का यहाँ रहना ज़रूरी न होता तो हम चारों आपके हवाले कर देते। नहीं, मुझे सिर्फ एक घोड़े की ज़रूरत है। मैं अपने घर इत्तला देना चाहती हूँ। आप इन औरतों और बच्चों के अलावा अम्मी जान की मैयत को अपने गाँव में पहुँचा दे। रज़ाकार ने कहा, इत्तला देने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। आप हमारे सरदार के घर तशरीफ़ ले चले। फिर अगर आपने रुकने के बजाय सफ़र जारी रखना ज़रूरी समझा तो गाँव का हर आदमी आपका साथ देने के लिए तैयार होगा और आपकी वालिदा की मैयत को आपके साथ ही घर पहुँचाने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने रज़ाकार की राय से इत्तफाक किया, लेकिन आतिका ने कहा, नहीं, मैं फ़ौरन अपने गाँव पहुँचना चाहती हूँ। मेरे अब्बा और अम्मी की लाशें ले कब्रिस्तानों में दफन नहीं होंगी। मुझे यकीन है कि हम किले पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करेंगे और तमाम शहीदों की कब्रें वहीं बनेगी। मैं फ़ौरन अपने गाँव इसलिए पहुँचना चाहती हूँ कि अगर हमारे इलाके के लोग अपने फ़र्ज से गाफिल हैं तो उन्हें बेदार कर सकूँ। अगर दुश्मन के चंद दिन किले के अंदर कदम जमाने का मौका मिल गया तो हमारे लिए दोबारा कब्जा करना ज़्यादा मुश्किल होगा और फिर ये एक और सिंताफे बन जाएगा। जुनूब की तरफ से चंद अहम रास्ते मुनक़ते हो जाएंगे। रज़ाकार ने अपने घोड़े की लगाम आतिका के हाथ में देते हुए कहा, अगर आपके अज़ाम ये हैं तो हमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ चलूँगा। उसने एक सानिया के लिए अपनी माँ की लाश की तरफ देखा, फिर जल्दी से घोड़े पर सवार हो गई। नौजवान जल्दी जल्दी अपने साथियों की हिदायत देने के बाद उसके साथ चल दिया। थोड़ी दूर आगे वो एक तंग घाटी उबूर करते हुए आसपास की वादियों में नक्कारों की सदाएं और घोड़ों की ताप सुन रहे थे। तुलूई आफताब के साथ उसे एक पहाड़ी की पश्त पर प्यादा और सवार मुजाहिदीन का एक हुजूम दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही उसे किले की सिमत से खौफनाक धमाके सुनाई देने लगे। उसने जल्दी से घोड़ा रोका, मुड़कर देखने लगी
लगी। शिमाल के उफ्क पर धुएं और गर्द गुबार के बादल छा रहे थे। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और थोड़ी देर बाद वो नीचे जमा होने वाले लश्कर के दरमियान अपने चचा से लिपट कर हिचकियां ले रही थी और सईद इनके करीब खड़ा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त कर रहा था। हाशिम को इत्मीनान था कि उसकी सरगर्दी सुनने का मौका न मिला। चंद सवार जो हमले के साथ ही किले के हालात मालूम करने के लिए रवाना हो चुके थे, घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए यहाँ पहुंचे और उन्होंने इत्तला दी कि दुश्मन ने किला खाली कर दिया और हम चंद दस्तों को नाले का पुल अबूर करते हुए देखा है। हाशिम ने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद वो सड़क की दाएं जानिब एक टेले की चोटी पर पहुंचकर किले का मंजर देख रहे थे। गर्द गुबार के बादल छट गए थे, उसकी जगह कहीं कहीं आग के शोले बुलंद हो रहे थे। फसील में जगह जगह शिगा पड़े हुए थे और जिस जगह दरवाजा था वहाँ मुलब्बे का अंबार दिखाई देता था। बेशतर मकानों और कोठरियों की तरह वो मकान भी पेबंदे जमीन हो चुका था जो आतिका के लिए मसरत गाहों का गहवारा रह चुका था। वो भागते हुए किले के अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर में वो चंद सिपाही वहाँ जमे हो चुके थे जो कत्ले आम के वक्त इधर उधर छुप गए थे। इनकी निशानदही पर मुलब्बे के नीचे से दबी हुई लाशें निकाली जा रही थी। नसीर की लाश को बुरी तरह मसक किया गया था। हाशिम अपने भाई की लाश को गाँव ले जाना चाहता था, लेकिन आतिका को इस रहा था कि बाकी शहीदों की तरह मेरे वालिद को भी इसी जगह दफन किया जाए। चुनांचे हाशिम ने चंद आदमियों को उमारा की लाश लाने के लिए रवाना कर दिया और असर के वक्त उसे अपने मशहूर के पहलू में दफन किया जा रहा था। अपने चचा के घर में इस उजड़े किले की हसरतनाक मनादिर हर वक्त उसकी निगाहों के सामने रहते। वो वालिदैन की इस आखिरी आरामगाह पर हमेशा आंसू की मोती निशावर क्या करती थी। आज भी शिमाल की तरफ वादियों और पहाड़ों में बिल खाती हुई सड़क की तरफ वो टिकटिकी बांध कर देख रही थी। उसकी निगाहों के सामने आंसू के पर्दे हायल हो रहे थे। अम्मी जान, उसने हल्की हल्की सिसकियां लेते हुए अपने दिल में कहा, अब मुझे इस बहरम दुनिया में क्यों तन्हा छोड़ गई हैं। और इसके साथ ही आंसू के दो मोटे मोटे कतरे उसकी आंखों से बहते हुए मुंडीर पर टपक पड़े।